जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अनसीन पैसेज की कि अनसीन पैसेज को हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और इसकी जो ट्रिक रहने वाली है वो क्या रहने वाली है जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दी अनसीन पैसेज सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये टोटली 5 मार्क्स गेन करता है और जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मार्क्स को हमारे आगे स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप 5 मार्क्स को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पैसेज इतना बड़ा होता है तो क्या हमें पैसेज की पूरी हिंदी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो क्या हम पैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हमारे दिमाग में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है, वो ट्रिक वो टिप्स क्या है जिसकी वजह से आप पैसेज को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारी चीज़ें इसी एक सिंगल वीडियो से आपको समझ में आ जाए कि आपको 5 मार्क्स अपने एग्ज़ाम में किस तरीके से स्कोर करने हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है पूरा हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो पैसेज में करना क्या होता है, पैसेज होता क्या है। जैसा कि आपको पता है कि पैसेज में कम से कम 8-10 लाइन की एक पैसेज होता है। ठीक है, मतलब 8-7 से 10 लाइन में एक पैसेज होता है। उसमें काफ़ी सारी लाइंस होती हैं, वो इंग्लिश में होता है एंड देन उसे हमें पढ़कर उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन टोटली पूछे जाते हैं एयरफोर्स में। ठीक है, और उसको उस क्वेश्चन के आंसर उस पैसेज में होते हैं और वो हमें सॉल्व करना होता है। ये सब तो हमने अपनी क्लास 6 to 12 तक हमने ये सारी चीज़ें की हुई है। ठीक है, अगर आप मतलब जब आप 6 to 12 तक के अपनी क्लास को पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर भी पैसेज आता है, अनसीन पैसेज ही आता है, बट वो पैसेज अलग होता है। हमने वहाँ पर ना हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाते थे कि क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या है कि यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें पहले उसे समझना होता है कि क्या है पैसेज में, किस चीज़ की बात की गई है, कौन सा टॉपिक है, एंड देन हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये अनसीन पैसेज होते हैं तो क्या हमें इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो अनसीन पैसेज आने वाला है, तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ़ायदा क्या मिलेगा हमें। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट, यानी पहले प्रश्न हमें पढ़ना चाहिए। यानी पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को एक बार जल्दी से देख लें। ऐसा करने पर आपके दिमाग में जो की वर्ड्स हैं वो बैठ जाते हैं जिनसे आप पैसेज में ढूंढ लेना। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें से सबसे पहले आपको ना ऑप्शंस देखना है। आप सबसे पहले आपके स्लाइड पर क्वेश्चन आया मतलब पैसेज आया और आप तुरंत ना पैसेज मत पढ़ा करो। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है, सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको उसके ना कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। चाहे तो आपको जो शीट मिलती है आप उसमें ना कीवर्ड्स को लिख भी सकते हो, बट इतना है कि टोटली 5 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, लिखोगे आप तो फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम ना ज़्यादा चला जाएगा आपका। ठीक है, पहले लिखोगे फिर याद करोगे, तो 5 क्वेश्चन तो इस तरीके से हमारे दिमाग में कीवर्ड्स के तौर पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्या करना है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, मतलब जल्दी से पढ़ना है पैसेज की। पहली रीडिंग बहुत तेज़ी से करनी है, उसके बाद स्किमिंग कहते हैं, और उसके बाद पैसेज पूरे पैसेज का मेन आइडिया को समझ लेना है। इसके बाद जो कीवर्ड्स आपके जो क्वेश्चन था उसमें देखे गए थे उसमें से पैसेज को स्कैन करना है एंड देन उसके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो आप पैसेज को पढ़ो और उसके टॉपिक को सबसे फर्स्टली आपको टॉपिक समझना है कि इसके ये किस चीज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगर आपने टॉपिक समझ लिया तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जितने भी हमारे क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन किस क्या क्या पूछे गए हैं, एंड देन आपके जो माइंड में है वो कीवर्ड्स उसके आ गए, एंड देन आप गए फिर उसके बाद आपने पैसेज को पढ़ा, गो थ्रू किया, पैसेज को थोड़ा सा समझा कि उसमें कहा क्या गया है, किस टॉपिक पर बात की गई। उसके बाद फिर आपने उस जो आपने कीवर्ड्स देखे हुए हैं क्वेश्चन में, आप फिर उसमें आपने पैसेज में अप्लाई कर दिया। तो ये तो रही मैंने जो आपको बताया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि पैसेज के लिए आपको टोटली आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 20 मिनट्स ही हमें दिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और अगर आप पैसेज को करोगे तो सबसे पहले आप अगर सिर्फ पैसेज पढ़ रहे हो तो 5 मिनट कम से कम आपको पैसेज लगने वाले पढ़ने में। 5 से 7 मिनट आपको पैसेज पढ़ने में लगेंगे, उसको समझने में लगेंगे, फिर उसके बाद आपको कम से कम 3 मिनट लगने वाले हैं वो 5 क्वेश्चन करने में। ठीक है, 2 से 3 मिनट, तो टोटली आप मान के चलो कि आपका 10 मिनट इधर उधर जाने वाला है सिर्फ पैसेज करने में। तो 10 मिनट में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो बाकी के 15 क्वेश्चन है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर में किस तरीके से आप पैसेज कर लोगे।
ठीक है। तो ये होता है कि आपको किस तरीके से आपकी वो जो स्ट्रेटजी रहने वाली है वो किस तरीके से रहना है। तो सबसे पहले आज मैंने यहाँ पे एक पैसेज लेकर आई हुई हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह लिख रखे हैं। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है अपने पैसेज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेडरॉक ऑफ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बेडरॉक क्या है। डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्सेस इज डिफाइंड एज, मतलब डिसिप्लिन को क्या डिफाइन किया गया है आर्म्ड फोर्सेस में। What would happen to a military organization during a crisis if it lacks discipline। मतलब अगर डिसिप्लिन मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन है तो मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस में तो क्राइसिस के टाइम पे क्या होगा, ठीक है, ड्यूरिंग क्राइसिस ना। वेयर डज ट्रू डिसिप्लिन कम फ्रॉम एज मैंशनड इन द पैसेज। मतलब ट्रू डिसिप्लिन को हमें बताना है कि क्या होता है ट्रू डिसिप्लिन। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज रिगरस, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े तो हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें मिलिट्री की बेडरॉक क्या है वो बताना है। आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन को क्या डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राइसिस जब आती है, जब हमारे पास जो डिसिप्लिन है अगर वो लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है तो क्राइसिस में क्या इफेक्ट होता है। ट्रू डिसिप्लिन क्या है, रिगरस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये हमें टोटली बताना है। अब हम पढ़ते हैं, ये आपके जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो इसे करने में आपको 1 मिनट लगेगा समझने में, ठीक है। 5 क्वेश्चन पढ़ा, उसकी हिंदी समझ ली कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि पैसेज में पूरी इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने एबल नहीं है कि नहीं आप सारी हिंदी आप एज इट इज़ ट्रांसलेशन के फॉर्म में कर लो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 50% इंग्लिश आती है ना, मतलब यह है कि बस आप समझने के लिए है कि इसमें कहा क्या गया है, आपको बस वो समझना है। 50% अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली 5 ऑफ 5 कर लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो हमारा पैसेज है वो क्या कहता है, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ एनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तुरंत आपके दिमाग में पॉइंट आउट होगा कि बेडरॉक का हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो हम यहाँ इसे क्या करेंगे, इसे अपने माइंड में या हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या 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 है, बेडरॉक का, ठीक है। उसके बाद तो इसमें क्या क्या गया है, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है मतलब जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बेडरॉक का मतलब ये समझते हो कि बैकबोन, इस तरीके से आप समझ सकते हो, तो वो है डिसिप्लिन। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। एंड इट इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल सोल्जर। ये डिफाइन करता है क्या, कैरेक्टर को डिफाइन करता है, एक सक्सेसफुल सोल्जर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। इन द आर्म्ड फोर्सेस डिसिप्लिन इज नॉट मेयरली अबाउट ऑबिंग ऑर्डर्स ब्लाइंडली। मतलब ये कहता है कि इन द आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस में डिसिप्लिन इज नॉट मेयरली अबाउट ऑबिंग ऑर्डर्स ब्लाइंडली। मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस है इसमें डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी की भी आज्ञा को मानो, ठीक है। रेदर इट इज अबाउट कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। मतलब ये एक है सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी हमारी जो ड्यूटी है उसके लिए सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज की रिस्पेक्ट करना। अ डिसिप्लिन सोल्जर एक्ट्स causively within a unit ensuring that operations are executed with precision and efficiency। मतलब एक डिसिप्लिन सोल्जर वही होता है जो अपनी यूनिट को साथ लेकर चलता है, जो अपने ऑपरेशंस को प्रायोरिटी देता है, ठीक है। ये देखो ऑपरेशंस आर द एग्जीक्यूटेड करता है विथ प्रिजन एंड एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन इवन द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मिलिट्री वुड क्रम्बल इनटू चूज ड्यूरिंग अ क्राइसिस। मतलब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिला, उसमें पूछा था ना कि जो क्राइसिस है उस टाइम पे अगर डिसिप्लिन नहीं हुआ, हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस अगर उस वक्त डिसिप्लिन नहीं रही तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी में आंसर क्या दिया हुआ है कि विदाउट डिसिप्लिन, एक सेकंड में वापस से मार्क करती हूँ, ठीक है। ये देखो क्या कहा गया है, विदाउट डिसिप्लिन इवन द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मिलिट्री। मतलब विदाउट डिसिप्लिन, अगर बिना डिसिप्लिन के इवन द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल, जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरी हुई एडवांस्ड मिलिट्री फोर्सेस हैं, वुड क्रम्बल, वो क्रम्बल मतलब ख़त्म हो जाएंगी, इनटू चेज ड्यूरिंग अ क्राइसिस। मतलब क्राइसिस के दौरान जब उन पर युद्ध होगा, जब वार होगी उनके बीच में, तो वो अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो क्राइसिस के दौरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मिलिट्री फोर्सेस हो, अगर उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो। ट्रू डिसिप्लिन, एक और आंसर आ गया हमारे पास, ये पूछा था ना ट्रू डिसिप्लिन होता क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ट्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विद इन एज इज रिफाइंड फोर्सेस थ्रू रिगॉर्स। ये देखो ट्रेनिंग, creating individuals who prioritize the
नेशन एंड देयर टीम अबव देयर पर्सनल कंफर्ट। मतलब एक ट्रू डिसिप्लिन होता है वो ये होता है कि एक ऐसा मिलिट्री फोर्सेस का जो टीम होती है वो अपने नेशंस को प्रायोरिटाइज बोला है ना, मतलब फर्स्ट टाइम वो पहले अपने नेशन को प्रायोरिटी करती है एंड देन देयर टीम अबव देयर पर्सनल कंफर्ट। मतलब अपने कंफर्ट से ज़्यादा वो अपने नेशंस को रखती है, उससे ज़्यादा वो अपनी टीम को रखती है। यानी फर्स्ट उनका नेशन है, सेकंड उनकी टीम है, उसके बाद उनके कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो इस जो पैसेज में है हमें क्या समझ में आया, इस पैसेज में हमें समझ में आया कि डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है, मिलिट्री फोर्सेस के बारे में बताया गया है कि अगर मिलिट्री जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहती है तो क्या हो सकता है, ट्रू डिसिप्लिन क्या होता है। हमारी मिलिट्री फोर्सेस की जो बैकबोन है या बेडरॉक जो भी हम कहें वो क्या है, वो डिसिप्लिन है। हमें डिसिप्लिन में हमारी लाइफ में रहना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको सारे आंसर दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बेडरॉक ऑफ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर ये रहा, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक ऑफ एनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सीधा सीधा आंसर है, बट आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अगर अभी यहीं पर मैं बताती हूँ कि अगर अभी आपने ना क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता तो क्या करते, अभी आप ना इसे बस पढ़ते चले जाते, ढंग से समझते नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ते ना, फिर आपको पता तो होता नहीं, आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके बाद यहाँ पे आंसर ढूंढते इस तरीके से लाइन वाइज, फिर नहीं मिलता फिर क्वेश्चन पढ़ते, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर ढूंढते, फिर फोर्थ पढ़ते, फिर आंसर ढूंढते। तो इस टाइप से आपका टाइम ना बहुत ज़्यादा लेने वाला है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है डिसिप्लिन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, डिसिप्लिन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्सेस इज डिफाइंड एज। डिसिप्लिन क्या डिफाइन किया गया आर्म्ड फोर्सेस में, ओबिंग ऑर्डर्स ब्लाइंडली, बिल्कुल नहीं। उसने क्या बोला था, उसमें बोला था कि हमें ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को, उनके ऑर्डर्स को, ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को नहीं मानना है। हमें ये देखना है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे अंदर खुद सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, हमारे अंदर खुद सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, सी क्या दिया हुआ, प्रायोरिटाइज पर्सनल कंफर्ट ओवर टीम, नहीं ऐसा नहीं करना। वर्किंग इंडिविजुअली विदाउट अ यूनिट, नहीं करना, अकेले कोई काम नहीं करना, यूनिट को लेकर साथ चलना है। ठीक है, और इसका मैं आंसर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे देखो, डिसिप्लिन इज नॉट मेयरली अबाउट ऑबिंग ऑर्डर्स ब्लाइंडली। देखा कि नॉट मेयरली मतलब नहीं है, डिसिप्लिन में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के भी ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को आप अपने इसी तरीके से बस मतलब दिमाग में इसी तरीके से बिठा लो कि जो वो कहें वही करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि है क्या डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है कि हमें अपनी, ये देखो अगर आप इसका आंसर देखो, इट इज़ अबाउट कल्टिवेटिंग अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी। राइट, ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसे हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड हैपन टू अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ क्राइसिस इफ इट लैक्स डिसिप्लिन। मतलब अगर इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता तो क्या हो सकता है, इट वुड बिकम मोर एफिशिएंट, इट वुड क्रम्बल इनटू चूज। ठीक है, ये हो सकता है। इट वुड रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी टू विन, टेक्नोलॉजी विन कभी नहीं हो सकती। इट वुड प्रायोरिटाइज पर्सनल कंफर्ट, नहीं, हमें पर्सनल कंफर्ट नहीं करना है। इट वुड बिकम मोर एफिशिएंट, नहीं। इट वुड क्रम्बल इनटू चेज, मतलब उन्हें दिक्कत हो सकती है, वो हार सकते हैं चीज़ में। यहाँ पे देखो आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अभी हमने यहीं पर आंसर हमें भी दिया हुआ था, ये देखो, इवन द मोस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस मिलिट्री वुड क्रम्बल इनटू चेज। ये रहा आंसर, डायरेक्टली आंसर है। और इससे पहले भी ये देखो, ये लिखा हुआ है बाकायदा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विदाउट डिसिप्लिन इवन द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मिलिट्री वुड क्रम्बल इनटू चेज ड्यूरिंग अ क्राइसिस। पूरा साफ साफ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा ना इसे पहले ढंग से तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। अभी मैंने आपको ढूंढ कर दिखाया ना, तो आपको लग रहा होगा नहीं वो देखो वहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ था, हम ऐसे भी ढूंढ लेते। ऐसा नहीं हो पाएगा, एग्जाम टाइम पे प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर डज ट्रू डिसिप्लिन कम फ्रॉम एज मैंशनड इन द पैसेज। मतलब ट्रू डिसिप्लिन होता क्या है, एक्सटर्नल फियर, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड वेपन्स, from within an individuals, only from the orders of superiors। ट्रू डिसिप्लिन होता क्या है, हमारे इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखो यहीं पे दिया हुआ है इसका आंसर। ट्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विद इन एंड इज रिफाइंड फोर्स थ्रू रिगोरस ट्रेनिंग, creating individuals who prioritize the nation and their team above their personal comfort। मतलब ट्रू डिसिप्लिन ये होता है जब हम, हमारे जो माइंडसेट होता है या फिर हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसके दौरान हम अपने ट्रू डिसिप्लिन को सीखते हैं कि क्या होता है, और उसमें हम सीखते हैं कि हु प्रायोरिटाइज
द नेशन जो अपने नेशंस को प्रायोरिटी देता है, एंड देयर टीम जो अपनी टीम को प्रायोरिटी देता है, अबव मतलब किसके अबव, देयर पर्सनल कंफर्ट से अबव, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया था, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फियर, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड वेपन्स, बिल्कुल नहीं। फ्रॉम विद इन एन इंडिविजुअल्स, ठीक है। ओनली फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स, नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता कि आप बस ब्लाइंडली जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको मानो, उनकी बातों को मानो। हाँ, हमें ऑफिसर्स की बातें माननी होती है आर्म्ड फोर्सेस में। हम अगर हमारे ऊपर के ऑफिसर्स हमें बोलते हैं, हमें वो करना होता है, बट ब्लाइंडली नहीं करना होता। हमें ये चीज़ें समझनी होती है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है वो चीज़ें करनी चाहिए, तो हमें करना होता है। और अगर हमें लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है, तो हम उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, हम उसके लिए बोल सकते हैं। ये चीज़ें इस पैसेज में भी दी हुई है कि हमें कोई भी चीज़ें ब्लाइंडली नहीं करना होता। ओके, our last question is, which word in the passage means the same as rigorous? तो जो हमें इस पैसेज में rigorous का मतलब दिया हुआ है वो ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रू डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम विद इन एंड इज reinforced थ्रू रिग्रस ट्रेनिंग। रिग्रस मतलब ट्रेनिंग, रिग्रस मतलब होता क्या है। सबसे पहले देखो, एक तो आता है पैसेज में, एक या तो साइनो एंटो कुछ भी आएगा, बट एक आएगा, उसमें पूछेगा इसका सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग, ठीक है। और ये ना जो वर्ड वो लेता है ना, वो पैसेज से ही लेता है। इसमें क्या है ना, थ्रू रिग्रस ट्रेनिंग, रिग्रस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। यानी ट्रू डिसिप्लिन हमें कब आता है, इसमें क्या बताया गया है कि जो ट्रू डिसिप्लिन है वो हमें आता है रिग्रस ट्रेनिंग, यानी हमारे ट्रेनिंग के दौरान, हमारी जो स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है ना, उसके दौरान हमें ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। क्रिएटिंग इंडिविजुअल्स एंड हु प्रायोरिटाइज, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। तो इसमें रिग्रेस का मतलब है स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जब हमारी होती है, जब हमें सारी चीज़ें उसमें सिखाया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पैसेज एज द सेम मतलब रिग्रेस का सेम यानी साइनो बताना है, ठीक है। स्मूथ मतलब हो गया बहुत ज़्यादा स्मूथ, तो ये तो एंटो की तरफ चला जाएगा। केयरलेस तो नहीं होगा, स्ट्रिक्ट एंड थोरो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। टेम्प्रेरी तो आपको पता ही है, कोई भी चीज़ें टेम्प्रेरी होती है वो होता है, ठीक। केयरलेस मतलब लापरवाह, टेम्प्रेरी मतलब कुछ टाइम के लिए जब कोई चीज़ें होती है, तो इसका मतलब हो जाए, इसका जो मीनिंग हो जाएगा साइनो, हो जाएगा स्ट्रिक्ट थ्रो, ठीक है। तो ये था टोटली 5 क्वेश्चन, और इसको मैंने आपको अच्छे से समझाया कि आपको करना किस तरीके से है। देखो पैसेज ना फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें बिल्कुल ऐसे सोच रहे हो कि नहीं अनसीन पैसेज है, मैं एग्जाम से पहले ना करूँ, एग्जाम वाले दिन आ जाएगा, अनसीन है क्यों करना है, बट आपकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अभी आपको अगर ऐसा लगता है, आपको डर लगता है पैसेज से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे से नहीं होगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 50% इंग्लिश आती है तो सो यू कैन डू इट, एंड तुम आउट स्कोर करने वाले हो पैसेज में। और टोटली 5 मार्क्स का पैसेज आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मार्क्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क्स जरूरी होता है, यहाँ पे तो 5 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें से तुम डेफिनेटली 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सीधे पैसेज से आते हैं। अगर आपने पैसेज की मीनिंग को समझ लिया, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि पहले क्वेश्चन पढ़ो एंड देन आप जाओ, फिर उसके बाद मतलब पहले ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद फिर आप जाओ वहाँ पे पैसेज को पढ़ो, उसके टॉपिक को समझो, फिर जहाँ पे आपको कोई भी चीज़, जैसे मैंने फर्स्ट में ही देखा, यहाँ पे मुझे ना बेड रॉक दिख गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बेड रॉक सुना था, पढ़ा था, तो मुझे ये दिमाग में आ गया कि इसी लाइन में, इसी 1 से 1.5 लाइन के अंदर मेरा आंसर होगा। तो आगे पीछे ना दोनों साइड देख लेना। अब जैसे इसमें फर्स्ट में बेड रॉक दिख गया, तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है, इसी एक लाइन में। और देखो इसमें एक ये भी होता है ना, आप ये देख लेना, जैसे यहाँ पे देखो ये कॉमा लगा पड़ा है, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे ना एक कॉमा लगा पड़ा है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे ना कॉमा लगा पड़ा है। इससे आपको ये समझ में आएगा ना कि इसका आंसर ना इसी लाइन में है। ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहाँ पे जैसे कॉमा लग जाए या फिर ऐसे पॉइंट ही, मतलब वहाँ पे वो लाइन खत्म हो जाती है, तो कुछ भी ऐसा लग जाए ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर ध्यान देना कि उसी लाइन में आंसर होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक एक फ्रेज, एक क्लॉज खत्म, एक सेंटेंस खत्म नहीं हो जाता, तब तक कॉमा या डॉट ऐसा कुछ लगता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना कि उसी में होगा, ठीक है। तो ये टोटली थी वीडियो जो मैंने पैसेज पर बनाई, और आप लोगों ने कहा था कि पैसेज पर वीडियो बना देना, तभी मैंने ये सोचा कि नहीं, ये चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा पैसेज ले लेता है, और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी होता नहीं है। उस वक्त स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात और, आपकी जो ना कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है ना, जैसे कंप्यूटर इतना बड़ा होता है,
उसमें जो पैसेज दिए होंगे ना वो इस टाइप से ना लाइन में ना बहुत छोटे छोटे दिए। अभी आप फ़ोन में अपने पैसेज सॉल्व कर रहे हो तो आपको काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी अगर मैंने दिया हुआ है तो ये काफ़ी ना बड़े पैसेजेस हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो आपके ना जब कंप्यूटर पर दिखेगा ना तो वो बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हमारी जो आँखें हैं ना वो थोड़ी सी ऐसे डिस्ट्रैक्ट सी होने लगती है, हमें वर्ड्स नहीं दिखते हैं ज़्यादा उसी वक्त उस पर ही फोकस करते करते स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े तो देख लेना, थोड़ा सा दूर होके देखना, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे बता देना। नेक्स्ट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर तो भी बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।